नमस्कार श्रोता मित्रों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम वाचन करेंगे कहानी आकाशदीप की अंतर वस्तु और विश्लेषण के बारे में, जो कि हमारे हिंदी गद्य इतिहास पाठ्यक्रम की एक कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी की स्वच्छंदतावादी दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। यह कहानी उसने कहा था कि परंपरा की प्रेम कहानी है। यह नायिका प्रधान कहानी है। इस कहानी की नायिका चंपा है। इसमें समुद्री जीवन के परिवेश को ऐतिहासिक सौंदर्य में चित्रित किया गया है। आकाशदीप कहानी को प्रसाद जी ने बहुत कलात्मकता से गूंथा है। इस छोटी सी कथा को प्रसाद ने 7 भागों में बांटकर लिखा है। कहानी का प्रारंभ बहुत नाटकीय ढंग से होता है। कहानी का पहला संवाद चंपा बोलती है, बंदी। दूसरा बोलता है, क्या है, सोने दो। यह दो नितांत अपरिचित, एक दूसरे से अनजान व्यक्तियों का संवाद है, जो अज्ञात कारणों से एक ही परिस्थिति में पड़े हुए हैं, अर्थात बंदी है। बंदियों की एकमात्र कामना होती है कि बंधन मुक्त हो जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी दूसरा बंदी कहता है, सोने दो। इसके बावजूद पहला बंदी निराश नहीं होता। संवाद आगे चलता है। इसी से कहानी भी आगे चलने लगती है। इस संवाद से पता चलता है कि पहला बंदी दुस्साहसी है और दूसरा बंदी आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। उसे मुक्त होने के लिए कोई याचना नहीं करनी है, किसी का उपकार भी नहीं लेना है। इसीलिए वह आत्मविश्वास से बोलता है। यह भी पता चलता है कि बंदी समझदार है, अनुभवी है। वह जानता है कि जो मुझे मुक्त करने की सलाह दे रहा है, वह भी मेरी ही परिस्थिति में पड़ा हुआ है। अतः वह अगले प्रस्ताव की प्रतीक्षा करता है। इसलिए फिर वैसा ही निश्चिंत वाक्य बोलता है, बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। धीरे धीरे दोनों संवाद और सहमति की स्थिति में आते हैं और दोनों के साथ साथ पाठक को भी पता चलता है कि नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। आंधी आने की संभावना है। पहला बंदी कहता है कि आज मेरा बंधन शिथिल है। फिर संवाद में एक वाक्य शस्त्र मिलेगा कहा जाता है और इस तरह आगे की रूपरेखा तय हो जाती है। यह नाव पोत से जुड़ी हुई है। उसे एक रस्सी से जोड़कर रखा गया है। अब पोत से जुड़ी हुई रस्सी को काटना है। रहस्य और रोमांच का वातावरण है। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे और एक ने दूसरे के बंधन खोल दिए। अब दोनों मुक्त थे। हर्ष तरीके से दोनों गले लग गए।
इतने में दूसरे बंदी को और पाठक को भी पहली बार पता चलता है कि पहला बंदी स्त्री है। यहाँ पहला बंदी कहता है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? फिर पहला बंदी अर्थात चंपा नायक का कृपाण ले आती है। इतने में आंधी आ जाती है। आंधी की इस भागदौड़ में दूसरा बंदी कुशलता से पोत से जुड़ी हुई रस्सी को काट देता है। अब पोत से नाव अलग हो जाती है, अर्थात उन्हें बंदी बनाने वाले लोग पोत में ही रह जाते हैं। नाव में यही 10-12 लोग रह गए। कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त हो जाता है। कहानी में पहले भाग में बंदी दो बंदी है, एक चंपा और बुद्धगुप्त। दोनों के मुक्त हो जाने के बाद उस नाव में 10-12 लोग रह जाती है। यहीं पे पहला भाग समाप्त हो जाता है। फिर आगे हम कहानी के दूसरे भाग में क्या है जानते हैं। कहानी के दूसरे खंड का आरंभ सूर्योदय से होता है। अब नाविकों को पता चलता है कि पोत का कहीं पता नहीं है और बंदी मुक्त हुए हैं। यहाँ पहली बार दूसरे बंदी का नाम पता चलता है, बुद्धगुप्त। नाव का नायक उसे पुनः बंदी बनाना चाहता है। फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार द्वंद्व युद्ध में 2 लोग लड़ते हैं, शेष लोग अलग खड़े रहते हैं, कोई उसमें दखल नहीं देता। इस द्वंद्व युद्ध में बुद्धगुप्त विजयी होता है और नाव का स्वामी बन जाता है। नायक को जीवन दान देकर वह उसे सेवक बना लेता है। इस द्वंद्व युद्ध में बुद्धगुप्त को भी घायल तो होना ही था। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। इस तरह दोनों बंदियों अर्थात बुद्धगुप्त और चंपा का रिश्ता शनै शनै गहरा होने लगता है। कहानी के खंड 3 के बारे में आगे जानते हैं। कहानी के खंड 3 में बंदी अपने पिछले जीवन का परिचय देता है। यह उनका पहला औपचारिक परिचय है। दोनों यह जानना चाहते हैं कि वे बंदी कैसे बने और उन्हें बंदी क्यों बनाया गया। पात्र और अब अपरिचय से परिचय की दिशा में आगे बढ़ते हैं। चंपा बताती है कि वह चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। पिता पोत के मालिक मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माँ की मृत्यु के बाद वह पिता के साथ पोत में रहने लगी। जलदस्युओं द्वारा पिता की हत्या के बाद मणिभद्र ने उसे एक घृणित प्रस्ताव दिया। चंपा ने प्रतिरोध किया और उसे गालियां दी और फिर मणिभद्र ने चंपा को बंदी बना लिया। इधर बुद्धगुप्त कहता है कि वह ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है जो दुर्भाग्य से जलदस्यु बन गया है। इस स्नेहिल संभाषण के बाद दोनों एक नए द्वीप में उतरे। इस द्वीप का नामकरण चंपा द्वीप कर दिया गया। चंपा का शेष जीवन इसी द्वीप पर बीतने वाला था। इसके बाद कहानी में 5 बरस का अंतराल हुआ। कहानी के खंड 4 में चंपा आकाशदीप जला रही है। फिर कहीं से घूमता हुआ बुद्धगुप्त आ जाता है। वह चंपा के आकाशदीप जलाने को लेकर
थोड़ी निष्ठुर टिप्पणी करता है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? प्रेम के इस प्रवाह के बीच भी चंपा को लगता है कि बुद्धगुप्त का हृदय करुणा विहीन है। उसमें अभी कोमलता नहीं है और वह बुद्धगुप्त को कहता है, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी है, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, संतुष्ट, संतुष्ण और ज्वलनशील है। चंपा को अपनी माँ की याद आती है। माँ मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में रखकर नदी भागीरथी के तट पर ऊंचा टांग देती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। अपने पिता की मृत्यु के कारण बुद्धगुप्त की टिप्पणी से चंपा को क्रोध आ जाता है और बुद्धगुप्त पहली बार चंपा का रौद्र रूप देखता है। जब चंपा को पता चलता है कि उसके पिता की हत्या के पीछे बुद्धगुप्त का हाथ है तो वह क्रोधित हो जाती है। कहानी के 5वें खंड में चंपा जया के साथ तट पर खड़ी है। शाम का सुहाना समय है। वे दोनों एक छोटी सी नौका में बैठकर समुद्र के उदास वातावरण में अपने को घुला देती है। उदास है परंतु खुश है। इतने में बुद्धगुप्त आता है और वह चंपा की चिंता करते हुए कहता है कि इस नाव पर इधर घूमना सुरक्षित नहीं है। महानाविक बुद्धगुप्त, जिससे बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, वह चंपा के सामने छलछलाती हुई आंखों से देखता है। दोनों के बीच पुनः भावुक क्षण आता है। इस क्षण के प्रभाव से बाहर आकर चंपा अपना कृपाण समुद्र में गिरा देती है। इस तरह वह अपने पिता के हत्यारे, जो कि बुद्धगुप्त है, उससे बदला लेने की संकल्प त्याग देती है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? चंपा के अनुसार चंपा के हृदय में चंपा को धोखा दे दिया। चंपा के हृदय ने उसे धोखा दे दिया। वह बुद्धगुप्त से प्रेम करने लगी थी। तब क्या वह बुद्धगुप्त से विवाह कर लेगी? यहाँ पर प्रसाद एक दार्शनिक वक्तव्य देते हैं। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। यह कहकर चंपा रो पड़ती है। प्यार और घृणा का यह द्वंद्व चंपा के जीवन की स्थायी पीड़ा है। चंपा की पीड़ा इस वाक्य से छलकती है। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। खंड 6 में हम आगे की कहानी के बारे में जानेंगे। खंड 6 में हम देखते हैं कि द्वीप में एक समारोह आयोजित हो रहा है। चंपा के पूछने पर जया उसे बताती है कि आज रानी का ब्याह है। वह जब बुद्धगुप्त से पूछती है तो बुद्धगुप्त कहता है कि यदि तुम्हारा इच्छा हो तो ऐसा भी हो सकता है। बुद्धगुप्त और चंपा का विवाह हो सकता है। चंपा को अपनी परिस्थिति की अनुभूति होती है कि यहाँ मैं निस्सहाय और कंगाल हूँ। मेरी सहमति असहमति का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ना महानाविक चाहे जो कर सकता है। चंपा अपने इन भावों को अभिव्यक्त करती है।
बुद्धगुप्त बराबर चंपा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने चंपा के पिता की हत्या नहीं की थी, वे किसी दूसरे दस्यु के हाथों मारे गए थे। बुद्धगुप्त चंपा को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसके पिता की मृत्यु उसके हाथ नहीं और किसी जलदस्यु के हाथ से हुई थी। चंपा को फिर भी इस बात का विश्वास नहीं होता है। बुद्धगुप्त तब भी निवेदन करता है, वह यह भी प्रस्ताव देता है कि अब हम इस द्वीप को छोड़कर पावन भारत भूमि में चलते हैं और वहीं सुखपूर्वक निवास करते हैं। चंपा कहती है कि मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। जब चंपा से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है तो बुद्धगुप्त भारत जाने का निर्णय सुना देता है और चंपा इसी चंपा द्वीप में रहने को अपनी नियति मान लेती है। चंपा वहीं उस चंपा द्वीप में रह जाती है। अंतिम खंड और 7वें खंड में क्या है देखते हैं। सुबह सुबह चंपा देखती है कि नावों की एक श्रेणी चंपा का किनारा छोड़कर भारत की ओर जा रही है। स्पष्ट है कि बुद्धगुप्त रवाना हो रहा है और चंपा की आंखों में आंसू है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। प्रसाद जी स्पष्ट करते हैं कि यह कहानी कितनी शताब्दियों से पहले की कथा है। चंपा इस दीप स्तंभ में आजीवन आलोक जगाती रहती है। उसके बाद भी चंपा द्वीप वाले चंपा की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन चंपा काल के कठोर हाथों में चल बसी और उसके कुछ वर्षों बाद वह द्वीप स्तंभ भी ढह जाता है। इसी के साथ ही यह करुण कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आशा करती हूँ इसकी ये कहानी आकाशदीप की कहानी की यह अंतर वस्तु और सारांश आपको इससे कुछ कहानी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा।